राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी, दोनों ग्रुप्स के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब चैनल्स पर हमारे सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत वीडियो से हम कुछ जो है कैंसर पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग अंगों की कैंसर रोगों के ऊपर जो है हमारा डिस्कशन चल रहा है। आज उसी क्रम में हम जो एक और डिजीज़ है जो बहुत ही ज़्यादातर जो है महिलाओं में पाई जाती है और काफ़ी जो है क्रिटिकल होती है, तो उस पर चर्चा आज हम करेंगे। और वो जो है डिजीज़ है यूटेरस कैंसर, यानी कि गर्भाशय का कैंसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। साथियों, यह कैंसर जो है गर्भाशय में होता है। गर्भाशय की दीवारों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंतर्गत जो है ये इस रोग की शुरुआत होती है। इसमें क्या है साथियों, गर्भाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें असामान्य रूप से जो है ग्रोथ होने लगती है, वृद्धि होने लगती हैं। वहाँ पर जो पुरानी सेलें हैं वो तो सूखने लगती है और नई सेल जो है वहाँ पर बनना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है छोटी छोटी सेलें एक दूसरे पर परत बना करके जो है धीरे धीरे एक ट्यूमर का रूप जो है वो बना लेती है। असामान्य जो है मतलब वो का बढ़ने लगती है। इसी स्थिति को साथियों हम जो है गर्भाशय का कैंसर या यूटेरस कैंसर कहते हैं। साथियों, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण जो है वो हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होना। जिन महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं उन महिला को यूटेरस कैंसर होने की जो है संभावना ज़्यादा बनी रहती है। जिनके गर्भाशय में जो है उनके गर्भाशय में जो है कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अधिक मोटी थुलथुली औरतें होती हैं, जिनका जो ओवरवेट होती हैं, ऐसी महिलाओं को भी जो है गर्भाशय का कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मेनोपॉज की स्टेज आती है, तो उस समय भी जो है हार्मोन जो है परिवर्तन होते हैं, तो उस समय भी जो है ये कैंसर रोग की जो है महिलाओं के इस अंग में जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को पहले कैंसर हो चुका है, ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर हो चुका है, उनको भी जो है इस रोग के होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिन महिलाओं में पीसीओडी की समस्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिनको हम कहते हैं, वो भी एक हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ही होने वाली प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो उसके कारण से भी जो है वो कैंसर के रूप में जो है कन्वर्ट होने का एक कारण हो सकता है। और जो महिलाएं बार बार जो है अबॉर्शन करवाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल अबॉर्शन जो करवाती हैं, उन महिलाओं को भी जो है गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है गर्भाशय के कैंसर होने के कई कारण जो मैंने आपको बतलाए ये हैं। और जो है इसके लक्षण क्या है साथियों, देखिए लक्षण एक तो ये है कि अनियमित मासिक धर्म जो है वो होगा, और जब भी मासिक धर्म आएगा तो पेन के साथ में होगा। बहुत ज़्यादा असहनीय जो है वेदना उस रोगी को होती है। और जो है रजोनिवृत्ति जब होती है उस समय जो है ब्लीडिंग या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगी और एक्सेसिव मात्रा में होगी, जो काफ़ी दिन तक जो है वो चलती है इसके बाद। और इसके अंदर जो है रोगी को भूख लगना एकदम से जो है बहुत कम हो जाता है। अचानक रोगी का वेट जो है वो डाउन होने लगता है, गिरने लगता है। और जो है अनियमित उनको जो है मासिक धर्म होने लगता है, यानी कभी 10 दिन बाद आया, कभी 15 दिन बाद आया, कभी 20 दिन बाद आया, तो ऐसे कभी 2 महीने नहीं आया, उसके बाद फिर जो है लगातार कंटिन्यू जो है एक्सेसिव मात्रा में जो ब्लीडिंग उसको होने लगती है। तो इस प्रकार के जो है
उस रोगी को ये लक्षण होते हैं। पेल्विक रीजन जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको हैवीनेस महसूस होती है और उसमें पेन भी होता रहता है जो कंटिन्यू बना रहता है। तो इस प्रकार के लक्षणों से जो है हम ऐसे रोगी को जो है पहचान सकते हैं कि इसको यूट्रस का जो है कैंसर या ट्यूमर इसके अंदर बन चुका है। तो साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है इसमें हम क्या दे सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देखिए साथियों, जैसे भूख कम लगने लगती है, ऐसे पेशेंट को वजन भी गिरने लगता है, तो सबसे पहले तो जो है उसके डाइजेशन सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना होगा और जो है उसके नर्वस सिस्टम को भी हमने स्ट्रॉन्ग करना होगा और जो है उसकी आरबीसी जो है ज़्यादा विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह शरीर में जो है ज़्यादा उसको बड़े विटामिन मिनरल ज़्यादा मात्रा में उसको मिले, फाइबर वगैरह ज़्यादा मात्रा में मिले, इसका भी ध्यान रखना होगा। और जो अंदर टॉक्सिन बढ़ चुके हैं उनको बाहर कैसे निकालना है इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, इसके लिए हमने जो है यहाँ हमारा जो फर्स्ट कंपोजिशन बनता है वो है बीपी की 20 ड्रॉप लेते हैं, बीसी की यहाँ पर 10 ड्रॉप लेते हैं और S2 की जो है यहाँ पर हम 20 ड्रॉप लेते हैं और बीई की जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी हम 20 ड्रॉप यहाँ पर जो है लेते हैं। ये मैंने आपको 30 ml का मेजरमेंट बताया है। जो 30 ml की एम्प्टी बोतल होती है उसके अंदर जो है आपने इतनी जो ड्रॉपें मैंने बताई है वो उसमें डालना है और बाकी का डिस्टिल वाटर भर करके उसके 50 स्ट्रोक लगाने हैं और रोगी को जो है 10-10 बूंदे दिन में 4 बार उसको दिलाएं। इसमें साथियों जो बीपी है हमारी वो डाइजेशन सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए जो है काम करती है। बीसी है वो पेन किलर के रूप में काम करती है, नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इसका प्रभाव है। और S2 जो है साथियों जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है जो हैं वो यूरिन के द्वारा जो है उसको बाहर निकालने का काम करती है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि साथियों, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन और जो है विटामिन मिनरल्स वगैरह के द्वारा जो है ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से संचालन करती है और जो है पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य बीई का है। तो इस प्रकार से साथियों हमने जो है पहला कंपोजिशन देना है। सेकंड हमारा कंपोजिशन है वो स्ट्रक्चरल, क्योंकि जो यूट्रस है उसकी जो संरचना है वो विकृत हो चुकी है। तो उसमें क्या करना है हमने साथियों, C2, विनिरियोवन और GE, ये तीनों औषधियाँ जो है स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों का जो है पहले 5-5 बूंदे देना है, प्रत्येक का जो है D4 से C2 का 5 ड्रॉप, विनिरियोवन का 5 ड्रॉप और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का 5 ड्रॉप यहाँ पर हमने देना है। और इसकी जो है दिन में 10-10 बूंदे 2-2 घंटे पर जो है पेशेंट को दिलवानी है। तो यहाँ पर साथियों C2 आप सब जानते हैं कि कोशिकाओं के ऊपर जो है इसका बहुत अच्छा काम है और जो है यूरिन ब्लैडर जो अपना यूट्रस है, यूट्रस पर जो है C2 का बहुत ही जो है पूर्व जो है प्रभाव इसका पड़ता है और उसकी सेल्स पर जो है बहुत अच्छा ये काम करती है। विनिरियोवन इसकी सहयोगी औषधि है। विनिरियोवन किसी प्रकार का पुराना घाव क्यों ना हो, किसी प्रकार का पुराना इन्फेक्शन हो या कोई जो है वंशानुगत बीमारी क्यों ना हो, उस पर जो है विनिरियोवन हमारी बहुत अच्छा जो है कैंसर में भी जो है इसका बहुत अच्छा प्रभावकारी जो है गुण इसके अंदर है। और जो GE है वो भी जो है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती है और जो है सेप्टिक को जो होने से वहाँ पर जो है संक्रमण को बढ़ने से वहाँ पर जो है बचाती है और सेप्टिक को ख़त्म करके उस घाव को सुखाने का कार्य जो है हीलिंग, वुंड्स हीलिंग का काम ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी करती है। तो साथियों इसके साथ साथ में क्या है कि कई बार क्या होता है कि ये औषधि देने के बाद में भी जो है दर्द रहता है। तो ऐसे में जो मैंने आपको कैंसर पेन की जो मेडिसिन बताई है वहाँ पर हमने जैसे A2, C5, S5, F1 और GE, F1 और RE का प्रयोग वहाँ पर करना है और उसको स्ट्रोंग मात्रा में करना है, उसको स्ट्रोंग डाइल्यूशन में देना है, यानी कि D4 से डायरेक्ट उसको हमने वहाँ पर देना है, बार बार देना है उसको।
और जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लाइट टू लाइट, जितना हल्का आप उसको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को कर सकते हो, उसकी जो है आपने वो देना है, जो सेप्टिक को इन्फेक्शन को भी बचाती है और पेन को जो है वो वहाँ से उसमें पेन को जो है रिमूव करती है, पेन रिलीफ देती है। जितना हल्का करोगे उतनी ही ज़्यादा पेन रिलीफ है जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो अगर इसके जो हमने ये औषधि बताई हैं, इसके बावजूद भी अगर वहाँ पर पेन रहता तो ये देना है। यदि उसके बावजूद भी रहता है तो आप कोल्ड कंप्रेक्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर A2, F2, C4, L1 और WE और RE का। तो यहाँ पर कोल्ड कंप्रेक्स जो है आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को लगा सकते हैं, या टब बाथ भी उसको दे सकते हैं रोगी को, जिसके अंदर 60 बूंदे डाल करके 20 लीटर जो है नॉर्मल पानी में उसको रख करके उसमें अंदर जो है उसको टब बाथ भी दिया जा सकता है सुबह शाम। तो साथियों इस प्रकार से। और दूसरा है जो उसका खान पान का विशेष ध्यान रखना साथियों, उसमें जो है ज़्यादातर जो है उनको प्राकृतिक पदार्थ ही उनको खिलाए जाए, नेचुरल चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाएँ, जैसे फ्रूट वगैरह हैं या सलाद वगैरह है या जूस वगैरह हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दी जाएं, तो पेशेंट बहुत जल्दी कवर कर जाता है इसके अंदर। और जो है डेयरी प्रोडक्ट हैं या फास्ट फूड वगैरह हैं, जैसे ऐसी जो है खाद्य पदार्थों को तुरंत जो है उस रोगी के लिए बंद करवा देना चाहिए, और जो है अपने नेचुरल जो भोजन है, सात्विक भोजन है, उस पर जो उसको डिपेंड कर दें, ताकि जो है टॉक्सिन उसके अंदर ना बढ़ पाएँ। तो साथियों अगर इस प्रकार से हम रोगी का इलाज करते हैं तो हमें बहुत इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। और कुछ साथियों की शिकायतें आती हैं कि सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया हम 2 महीने से दे रहे हैं, कोई आराम नहीं है। देखिए साथियों, ट्रीटमेंट या मेडिसिन सिलेक्शन में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन क्या है कि मेडिसिन क्वालिटी का जो है इसमें अपना अलग जो है इफ़ेक्ट होता है। अगर क्वालिटी आपके पास में मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आप कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेलेक्ट क्यों ना कर लें, आप उसमें सफल नहीं हो पाते। और ऐसा ही हमारे अधिकतर साथियों के साथ में हो रहा है, और कहते हैं कि सर हमने तो जो है पेन किलर का हमने कंप्रेक्स लगा, उससे कोई आराम नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औषधियाँ जो है बेकार जो हमने उसमें सिलेक्शन किया है, नहीं, जो आपके पास में औषधियों की जो क्वालिटी है वो बेकार है, आपके पास में वो औषधियाँ आपकी काम नहीं कर रही है। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो ले लें, और जो है तब जा कर के आप उसको जो है आप देखें कैसे उसको आराम होता है। साथियों देखिए, हमारे यहाँ पर जो है हम कोई किडनी पेन का हमारे पास में पेशेंट आ जाता है, कोई पथरी पेन का कोई आ जाता है, कोई गॉल ब्लैडर पेन का हमारे पास आता है, कोई अब्डोमेन पेन का हमारे पास में पेशेंट आता है, कोई हाइपर एसिडिटी का हमारे पास में पेशेंट आ जाता है। तो यहाँ केवल विदिन 15 मिनट के अंदर अंदर जो है हम केवल उसको एक्सटर्नल यूज से ही जो उसको ठीक कर देते हैं। उसको जो है गोली देने की या कुछ भी देने की आवश्यकता ही नहीं होती। 15 मिनट में बिल्कुल ये हमारे आजमाए हुए फार्मूले हैं, और ये जो मेडिसिन जो बता रहा हूँ ये भी हमारी आजमाई हुई है। तो अब आपको उससे आराम नहीं हो रहा तो आप इसका सीधा सा यही अर्थ है कि आपकी जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। आप भले ही कितना ही आपने D1 से आप कहीं से CT ले आए हैं, क्रूड ले आए हैं, कुछ साथी हमारे जो क्रूड के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरा उन साथियों से ये मशवरा है, सलाह है, एडवाइस है कि वो इन क्रूड के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि देखिए साथियों, इसमें अगर हमारा ड्रॉप का 1/4 पार्ट जो होता है, 1/4 यानी 25वां भाग भी, यानी चौथाई भाग भी अगर उसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो दवाई के परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कतई ना समझे कि हमें बस 1:9 से हमें रेशियो बनाना है और हमारा उससे बन जाएगा, हो जाएगा काम हमारा उससे। नहीं साथियों, इसमें जो फार्मासिस्ट हैं वही जो है इस औषधि को अच्छे से जो है वो डाइल्यूट कर सकते हैं, वही कर पाते हैं। जो हमारे चिकित्सक हैं भले कितने पुराने क्यों ना हो, लेकिन उतना जो है तजुर्बा उनके पास में, एक्सपीरियंस के पास में नहीं होता है। केवल क्रूड लाने से 1:9 का रेशियो बना करके उसको देने से साथियों, अगर एक बूंद है जो एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप का चौथा हिस्सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो
तो इतनी छोटी छोटी जो है बहुत माइक्रो जो बातें हैं, छोटी छोटी जो है उन चीज़ों का भी उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है, तब जा करके हमारा D3 बनता है और हमें जो है सफिशिएंट जो उसके परिणाम मिलते हैं। तो जो चिकित्सक हमारे साथी हैं, मैं केवल उनसे यही कहूँगा कि वो D3 का ही यूज करें, किसी D1 D2 का या उसके चक्कर में ना पड़े। वो D3 से अपनी परीक्षा जो है प्रैक्टिस करें, यदि उन्हें चिकित्सक के रूप में जो आप स्थापित होना है तो। हाँ, यदि उन्हें फार्मासिस्ट बनना है तो फिर वो किसी फार्मासिस्ट की शरण में जाएं और वहाँ पर जो है उनसे पहले सीखें, तब जा करके फिर वो जो है दवाइयाँ बनाना शुरू करें। तो साथियों, कुछ साथियों ने जो है हमें बुक के बारे में भी कुछ जो है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। कहा कि सर इसके अंदर जो है ना आपने जो है इस बुक में जो है विषय सूची ही नहीं दी हुई है। तो साथियों, इस बुक में जो है विषय सूची हमने दी हुई है, इंडेक्स हमें दिया हुआ है। जो हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है उसके शुरुआत में ही हमने इंडेक्स दिया हुआ है। अब जैसे देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारा जो है इसके अंदर ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है जैसे, तो इसके साथ में देखिए हमने यहाँ पर जो है ये इंडेक्स दे दिया इसका। तो इसके आगे अब जो है ये एनाटॉमी का सब्जेक्ट है। इसके बाद में जैसे हमारा मैट्रिया मेडिका चैप्टर शुरू होता है, तो मैट्रिया मेडिका का चैप्टर शुरू होता है। तो देखो साथियों, यहाँ पर जो है हमने जो है ये इंडेक्स इसका पूरा जो है दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के शुरुआत में ही जो है हमने जो है जहाँ से सब्जेक्ट शुरू होता है वहाँ पर हमने जो है इसका इंडेक्स ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो उन साथियों से मेरी ये एडवाइस है कि वो इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, कन्फ्यूजन उनको ना हो, इसलिए मैं इनको जो है आज इस बुक में आपको बताने के लिए मैंने आपको जो है बताया है। और इसी तरह से जो है सबके आगे जो है इंडेक्स है। और साथियों, इसके अंदर जो है 38 मेडिसिन जो है वो मिस प्रिंट होने के कारण जो है छूट गई थी, तो जिसके अंदर हमने एक अलग से जो है ये जो बनाई है। और जो अब साथी जो हमारे हैं उनके साथ में हमें जो इस मैट्रिया मेडिका की जो ये पत्रिका है उसको साथ में देते हैं। इसके अंदर जो है हमारी जो है 38 मेडिसिन जो है इसके अंदर दी गई है, और मैट्रिया मेडिका मेडिसिन एंड देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन, तो उसके बारे में औषधियों को बताया गया है। साथियों, मैट्रिया मेडिका तो आप सबके पास भी होगी, लेकिन क्या है कि मैट्रिया मेडिका में जो 38 मेडिसिन हैं जो आप पढ़े वो तो है ही, लेकिन अपने एक्सपीरियंस लाइफ में, कैरियर में हमने उसमें और किस किस रोगों में जो है उस औषधि को उपयोगी पाया है, ये भी जो है हमने इसके अंदर जो है मेंटेन किया हुआ है, ताकि आपको जो ज्ञान है वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसके साथ में और हो जाए कि और किस किस रोग में भी हम इस औषधि को देने से जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारी ये किताब का जो इंडेक्स है मैंने आपको बता दिया है, और समझ में आपको ज़रूर आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और मैं उन सभी साथियों से करता हूँ जो साथी वीडियो पे कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो साथी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन उसके बारे में कोई अपनी राय नहीं हमें देते हैं, उन साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी वीडियो को देखे तो अपना कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि कितने साथियों ने जो है हमारे इस वीडियो लेक्चर को सुना है, और जो हम ये मेहनत करके आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, आपको आपकी सेवा में इसको उपस्थित करते हैं, तो कितना आप इसे लाभ उठा पाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।